अराजकता कैसे पैदा हुई और जहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी खासकर राजस्थान के कंटेक्स्ट में, आपने इसको कैसे टैकल किया? 1988 में मैं एज ए इंस्पेक्टर यहाँ गया था। विजिलेंस में रहने के बाद फिर मेरे को शहर के अंदर थाना अधिकारी के रूप में, ये वो समय था जब राजनीतिक तौर पे उथल पुथल मच रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भैरव सिंह जी शेखावत, बताते हैं कि काफ़ी सेंसिटिव और बड़े शार्प नेचर के। भैरव सिंह जी का कोई मुकाबला नहीं, उनके आसपास घूम रहा था तो लोग, उन्होंने जोधपुर के अंदर मेरे को मेरी बार बार उपस्थिति देख करके वो उनका ये कौन है, ये क्यों घूम रहा है, टटलूबाज, जिनको आज की लैंग्वेज में हम कहते हैं साइबर क्राइम क्रिमिनल्स। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ थी तब आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया? टटलू का मतलब होता है गंजा, अपन भी कहते हैं। मूर्ति है भगवान महावीर की और बुद्ध की मूर्तियाँ आती है ना ध्यान अवस्था की, तो वो उनके ऊपर बाल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स पावर्ड बाय कुदरत स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट दिनकर शर्मा। चलिए आज डालते हैं डिटॉक्स में एक नया फ्लेवर और मिलवाएंगे आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनको देखकर या जिनके जॉब प्रोफाइल को देखकर आप उनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी निराली है या कहें बड़ी कंट्रास्टिंग है कि अगर आप ये सोचें कि पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में एक वरिष्ठ अधिकारी रहते हुए कोई आदमी साहित्यकार भी हो सकता है, अच्छी कविताएं लिख सकता है, अच्छी कहानियां लिख सकता है और विशेष रूप से राजस्थानी भाषा में कहानियां लिख सकता है, वो कैसा होगा। ये फ्लेवर है उनका और ये बौद्धिक समझ है उनकी। उनकी लिखी बुक्स जो कुछ मैंने पढ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उस बुक पर बेस्ड ये पॉडकास्ट हमारा आज रहेगा। आज हमारे साथ एक विशेष पर्सनालिटी के रूप में मौजूद हैं श्री चैन सिंह जी राजपुरोहित, जो एडिशनल एसपी रहे हैं पुलिस में और पुलिस में रहते हुए कई वर्षों तक बड़े बड़े केस, बड़े बड़ी वारदातें और बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है और अपनी पूरी पुलिस यात्रा को एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने अपनी एक बुक में समाहित किया है। इतनी इंटरेस्टिंग बुक कि आप पढ़ना शुरू करें तो पढ़ते पढ़ते आपको मन नहीं करेगा कि उसको आप छोड़ दें या कुछ दिन बाद पढ़ें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जी हाँ, मैं एक बुक की चर्चा आज आपसे करूंगा जो श्री चैन सिंह जी राजपुरोहित ने लिखी है, परित्राणाय साधूनाम। ये गीता से लिया गया एक टैग लाइन है, मेरा पुलिस जीवन। तो ऐसे एडिशनल एसपी, रिटायर्ड और साहित्यकार, लिटरेरी टेस्ट वाले श्री चैन सिंह जी राजपुरोहित आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है। आपकी बुक के बारे में हम ये आज एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं इस बुक्स के ऊपर और ये बुक आपको दिखाई भी दे रही है। ये जो आपने लिखी है काफ़ी मोटी बुक। लगता तो ऐसा है कि आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा रहे पुलिस में कि आपने शायद ये पेज भी कम पड़ गए होंगे लिखने के लिए, लेकिन एक नए सेगमेंट के रूप में कि हम बुक्स पर बेस्ड पॉडकास्ट करें, क्योंकि बुक में आदमी वो बातें भी लिख सकता है जो डेली लाइफ में बातें करते हुए नहीं बता पाता। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपका मेल है एक पुलिस अधिकारी का और एक साहित्यकार का, ये ब्लेंडिंग आपकी कब से है? कि आप स्टूडेंट लाइफ में ऐसे थे या ये बाद में कुछ ऐसा जागृत आपके अंदर हुआ? साहित्य के प्रति रुचि तो मेरी बचपन से थी, क्योंकि मैं मारवाड़ का रहने वाला हूँ। तो राजस्थानी भाषा में जो बोलते थे उसके अनुरूप जो कथाएं लोक जीवन में चल रही थी उनको पढ़ना सुनना वो मेरा शौक था, छोटा था तब से ही। तो फिर आगे जा कर के भी मैंने साहित्य में ही एमए किया जी। तो ये रुचि थी, साहित्यिक रुचि रखते हुए भी पुलिस में आए, ये लोगों को आश्चर्य है।
साहित्य में रुचि थी, इसलिए साहित्य में एमए किया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो साहित्य में आपकी रुचि थी और उस समय जहाँ पर आपको सेवा करने का अवसर मिला या जो परीक्षाएं आपने पास की, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी के लिए नौकरी या जॉब भी एक उसकी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताएं होती है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, एक बुक की और आपकी चर्चा करूँगा। आपने एक बुक और लिखी है, अड़वाणा पग। हाँ, ये मेरा राजस्थानी साहित्य में लिखी गई पुस्तक है और कहानी संग्रह है। भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है, परित्राणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पुलिस के अधिकारियों के साथ ये मैच होती है बात, आप शायद सहमत होंगे इसके। मैंने मेरे प्रस्तावना में भी ये लिखा है, ये जो गीता का है श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर इस दृष्टि से इसके अंदर सब समाहित है कि जो कोई भी समाज के अंदर बुराई है, जब बुराई अति हो जाती है तो उसके उन्मूलन के लिए कोई न कोई, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। किसके लिए? परित्राणाय साधुनाम, भले लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो ये शीर्षक लोगों ने कहा संस्कृत का शीर्षक है, ये ठीक नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं। पर इसके बावजूद भी, क्योंकि मेरे अंतर्मन ये कह रहा था मुझे जो लिखना है वो लिखे, और जाएगी हाथ में किसी के, पढ़ना शुरू करेगा तो छोड़ नहीं सकता। तो ये भावना तो आपने बताई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि व्यूअर्स भी के अंदर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया होगा, तो बिल्कुल हम सहज रूप से बातें करेंगे। क्योंकि आपने जिस समय ये पुलिस अधिकारी का जिम्मा संभाला, उस समय ना तो सोशल मीडिया थी, ना कम्युनिकेशन मीडियम भी इतने फास्ट थे, ना आना जाना भी इतना फास्ट था। मैं बात कर रहा हूँ लेट 80s और अर्ली 90s की, 1980 के बाद का दशक और 1990 के प्रारंभ का दशक, जहां आपको एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस करना पड़ा। कि मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी तरह से उस चैलेंज को आपने फेस किया, क्योंकि उस समय भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो एक नया चेंज ले रहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उभार धीरे धीरे होने लगा था और राम जन्मभूमि आंदोलन की रूपरेखा, और उस रूपरेखा के बाद अब जो भव्य राम मंदिर वैसे तो हम देख चुके हैं। तो मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि आपने लिखा है कि 89 के दंगों में अराजकता। ये जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और ये जो अराजकता पैदा हुई है, ये अराजकता कैसे पैदा हुई, और जहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी खासकर राजस्थान के कंटेक्स्ट में, आपने इसको कैसे टैकल किया? देखिए, 1988 में मैं एज ए इंस्पेक्टर यहाँ गया था। विजिलेंस में रहने के बाद फिर मेरे को शहर के अंदर थाना अधिकारी के रूप में मुझे पदस्थापित किया था। ये वो समय था जब राजनीतिक तौर पे उथल पुथल मच रही थी। जनता दल और फिर वीपी सिंह जी की सरकार, इसके पहले राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। फुल मेजोरिटी के बावजूद भी उनमें बड़ा उठापटक चल रही थी। वीपी सिंह जी अलग हो गए थे, बोफोर्स केस का वो ब्लंडर वो चल ही रहा था, वो जिन्न काफी बड़ा निकला था, और कांग्रेस कमजोर हो गई थी। जनता दल अलग अलग लोग और विचारों के हिसाब से इकट्ठा हुए थे, और बहुत सारे राजनीतिक पर्सनालिटीज उस दौरान डेवलप हुई, जैसे चंद्रशेखर जी का उभार उसी समय का। चंद्रशेखर जी का उभार तो पहले हो चुका था, मगर जो राजनीतिक तौर पे अस्थिरता जैसी स्थितियां होती है या समान विचारी लोग नहीं हैं और सब इकट्ठा करके गठबंधन के आधार पे सरकार बनाने का जो चल रहा था, वो थोड़ा देश के लिए वो ठीक नहीं रहा। तो उस दौरान की वो बात बता रहा हूँ। सांप्रदायिक दृष्टि से राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जगह जगह लोगों के, हिंदुओं के अंदर एक तरह की चेतना फैल रही थी कि हमारे ही देश में राम जैसे ईश्वर के रूप में जो पूज्य हैं, उनको, उनका जो मंदिर है, जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान पर आज पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोगों के मन में बैठ गई
शुरू में विश्व हिंदू परिषद ने काम शुरू किया था, मगर राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा को फायदा होने वाला था, तो भाजपा ने भी इसको फिर अपने हाथ में लिया और आंदोलन लोगों की अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हर हिंदू उससे जुड़ रहा था। अब स्वाभाविक रूप से सरकार कांग्रेस इसके विरुद्ध थी, इस आंदोलन से। तो जो मंडल का मामला था उसने कांग्रेस को बिखेर दिया, तो अब मंडल के साथ ये जो बोलते हैं कमंडल, कमंडल का मतलब धर्म से जुड़ा हुई बात है, तो बीजेपी ने उसको राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाया। और अडवाणी जी ने तो पूरा रथ यात्रा निकाल के देश को एक तरह से आंदोलित किया था। तो इसके पहले जो शीला पूजन है और कार सेवा है, इस तरह के अभियान चले थे, उससे माहौल गर्मा रहा था। तो आपने उसको, आप यहाँ पे पोस्टेड थे वहाँ? हाँ, मैं क्या घटनाएं हुई और कैसे आपने टैकल किया? मैं उस समय मेरी पोस्टिंग तो उस समय मालवीय नगर थी, मगर इसका संकेत एक दिन पहले ही इलेक्शन जो हुए थे 89 में, तो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर दौसा से नाथू सिंह गुर्जर थे और यहाँ गिरधारी लाल जी थे, तो महाराजा भवानी सिंह जी है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो चुनाव के दौरान भी खिंचपखींच चल रही थी, मगर हुआ ये कि कांग्रेस के पतन जब हो रहा था, तो महाराजा के साथ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में जो शामिल थे उनमें मुस्लिम युवा ज़्यादा थे। तो काउंटिंग के दौरान ही गड़बड़ हो रही थी, उत्तेजना हो रही थी, और उन महाराजा को भी था कि मैं जीत जाऊंगा, मगर वहाँ लगातार हार हो रही थी काउंटिंग में। तो काउंटिंग के बाद वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने देखा कब तो हार रहे हैं, तो वो निकलना चाह रहे थे। तो निकलना तो बीजेपी वाले ज़्यादा आ गए, तो वहाँ उनकी झड़प हुई। तो उस झड़प से ही लग गया था। उस समय हमारे यहाँ जो थे बड़े अधिकारी वो आए थे, उनके सामने ये बात आ गई कि ये मामला गड़बड़ है। मुझे याद है एक महावीर प्रसाद जी एडिशनल एसपी थे, दौसा पोस्टेड थे, पर वहाँ काउंटिंग में या कॉमर्स कॉलेज में थे। उन्होंने ये करीब सवेरे 3-4 बजे की बात थी, तो उन्होंने जो अंदर का सारा माहौल देखा, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि एसपी साहब को कहा, साहब आप इसको संभालना पड़ेगा, अगर आपने आज की स्थिति संभाली नहीं, बहुत गर्म है मामला, तो ये शहर की ईंट से ईंट बच जानी है आज। बड़े स्तर पर हिंसा होने की संभावना। हाँ बिल्कुल, वो उनको वो एक अब इस दुनिया में नहीं है, वो महावीर प्रसाद जी बहुत ब्रिलियंट अफसर थे। तो उन्होंने कहा साहब आपको बहुत चैलेंज है आज। तो मगर जो अधिकारी थे उन्होंने बड़ी टिप्पणी निराशाजनक की थी, मुझे याद है, या मैं नहीं दोहराऊंगा, मगर ये था कि कोई बात नहीं, आपस में लड़ मरेंगे, दोनों कर रहे हैं ज़्यादा तो पता चल जाएगा, माने। तो उस समय उनके तुरंत जो उत्तर दिया था उस पर लोग मुस्कुरा लिए या देखा यार ये ठीक है, इसको लाइटली ले रहे हैं। मगर ये बात उस समय, ये सवेरे से 3-4 बजे की बात थी, उसमें 12 घंटे बाद वही जीत के अंदर बीजेपी के जुलूस निकले, और उस जुलूस में प्रॉपर किसी ने देखभाल नहीं की, योजनाबद्ध ढंग से पुलिस को उसी समय सोच करके रात की घटना को ध्यान में रख के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर करते ना तो निश्चित रूप से उसको लोगों से बात करके डिफ्यूज किया जा सकता था। कह रहे कि क्या कोई पुलिस की असफलता रही इस वजह से, या आप उसको खुद स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल असफलता ही थी, वरना इतना सारा बवंडर नहीं होता। और मगर लोग, जैसे मैं पुलिस की दृष्टि से देखता हूँ, तो लोगों के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में जो खटास है वो तो हो ही चुकी थी धीरे धीरे। उसका कारण जन्मभूमि के वो आंदोलन का भी एक कारण था, क्योंकि हिंदू संगठित होकर के जवाब देने लग गए। तो दूसरा पक्ष जो था मुस्लिम्स का, वो भी इस बारे में सतर्क था, और इसलिए ये जब जुलूस निकल के रामगंज में गया, और वो रामगंज से जुलूस निकल गया तो कोई नहीं बोला, कुछ भी नहीं हुआ था। मगर जो ही जुलूस चार दरवाजे से होकर के सुभाष चौक की तरफ आया,
और वो भी लास्ट, तब वहां जाकर के लोगों ने पीछे के लोगों के ऊपर एक टोली पर आक्रमण किया। तो जो अगला सिरा ठेठ बड़ी चौपड़ पे पहुंच गया था, तो वहां से फिर उन्होंने ये लूटपाट, आगजनी वगैरह वगैरह, माने कोई जैसे कोई देखने वाला नहीं थी, पुलिस अपने जैसे बैरक में चली गई हो। तो पुलिस के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाने वाली घटना का आपने उल्लेख किया, क्योंकि मुझे एक बात ऐसी लगी कि शायद जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसने कहीं ना कहीं पुलिस को रोक दिया। क्या आपको लगता है इस तरह की कोई बात? देखो, राजनीतिक इच्छा शक्ति का तो जब दंगे एक बार हो जाते हैं उसके बाद भी दंगे नहीं हो, इस दृष्टि से प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने चाहिए थे वो लिए, पर थोड़े देर से लिए। क्योंकि मुझे पता है उस समय डीआईजी थे एएस गिल, वो सीकर के अंदर जहाँ देवीलाल चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना कैंप वहाँ, उसको सेंसिटिव मान करके उन्होंने कैंप किया हुआ था। वहाँ शांतिपूर्ण सब कुछ हो गया था। और उसके बाद फिर जब वो यहाँ आए तो वो अपने निवास पे चले गए, और उस टाइम उन्होंने अपने कभी रेस्ट करना है, 2 दिन से वो कह रहे थे, थके मांदे थे, सो भी नहीं पाए थे। तो उन्होंने जो ही वायरलेस ऑन किया घर पे, तो वहाँ फिर जो कोलाहल सुना उन्होंने, तब जाकर के उन्होंने कहा भाई क्या है, सब कंट्रोल रूम से टेलीफोन से, तो वो कंट्रोल रूम इतना बिजी था कि वो डीआईजी की बात कुछ नहीं। तब वो वापस ड्रेसअप हुए और अपने जो गार्ड थी उसको साथ लेकर के और चांदपौल पे आए थे, और वहाँ भीड़ थी, अराजकता जैसी स्थिति थी। फिर उन्होंने सबने अपनी राइफल सिपाही से लेकर के फिर फायरिंग करते हुए खुद चांदपौल से निकले थे, और पुलिस फोर्स लगी हुई थी जगह जगह, मगर ऐसी थी, एक्शन कौन लेगा। तो जब अधिकारी ने अपना वो शुरू किया तो निश्चित, हाँ, तब जाकर उन्होंने पैदल चल के ठेठ त्रिपोलिया तक उन्होंने मार्च किया, और बिल्कुल सब कुछ ठीक करते हुए चले थे। बहुत अच्छा उदाहरण था पुलिस एक्शन का वो। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी, ये आपने इसको उस समय कैसे सुरक्षा इंतजाम इसमें किए, और उस समय जो कुछ हिंसा की घटना हुई या इस तरह की कोई घटना हुई, उनको भी कैसे टैकल किया गया था? क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा विवरण आपके इस बुक में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए, आडवाणी जी ने सोमनाथ से अपनी यात्रा शुरू की थी जी, और जो अभी अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई, वो उस समय उनके सारथी थे। अच्छा, एक तरह से तो जगह जगह जो पब्लिक रेस्पॉन्स था तो वो सारा हमारे कानों में सुनाई दे रहा था, और उसी हिसाब से तैयारियां भी की थी। तो मैं उस समय आदर्श नगर में था, तो रथ यात्रा में मेरे को रथ के आसपास ही ड्यूटी थी जी। और मैं पूरे उस जो शहर के अंदर निकला था उनका जुलूस, तब जो भीड़ देखी, मेरे जीवन में इतना जन सैलाब मैंने कहीं नहीं देखा था। और सही बताऊं तो ये है कि हमें बड़ा डर लग रहा था, भय था हमको, मतलब भय कुचले जाने का भी था, इतनी भीड़ थी। हाँ, मतलब आप सारे, हाँ, इस तरह से ठसम ठस था, दंगा हो जाएगा और कोई कुछ करेगा, उस समय हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसी पोजीशन में थे। तो मुझे लगता है वो राम जी ने ही सारा कुछ किया। पुलिस ने ठीक है धकेलते धकेलते आप कितना अगले, वो भीड़ थी इतनी, और सारे लोग उत्साह से लबरेज थे। तो उस समय कोई विरोधी के भी किसी के ऐसा कुछ नहीं था, मगर कोई मान लो ऐसा बम वगैरह ऐसा कोई हो तो उसकी संभावनाओं को गलियों से, इसलिए हमने हर दृष्टि से पैकअप किया हुआ था वो, मगर डर था और माहौल बहुत ज़्यादा था, मतलब इस तरह से कि अगर कुछ भी हो गया, अब एक कुछ घटना भी होगी तो फिर ये जो बेकाबू हो गया मामला तो किसी के बस का नहीं था। हाँ, तो इतनी बड़ी मूव को और भीड़ को आपने कंट्रोल किया। हमने तो किया, राम जी ने किया। नहीं किया तो आपने ही है, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टाइज थी कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना हाँ, है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना है, क्योंकि 89 के दंगों को देख चुके थे। हाँ। इसलिए इस प्रकार की भीड़ का वो नियंत्रण कैसे करना है, वो तो सारे
सब दृष्टि से लगा दिए थे। मुझे मेरा जो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन था वो भी सेंसिटिव ही था, पर मेरे को वहाँ जुलूस के साथ सारी ड्यूटियाँ मतलब सबको लगाया था, वहाँ सब कुछ जोड़ दिया था पुलिस ने, और अच्छा वो सारा पीसफुली हो गया था। वो तो बिहार में जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई ना, तो उस प्रतिक्रिया में यहाँ फिर 90 में दंगे हुए थे। उस दौरान की क्या घटनाएं रही, ऐसा कुछ ब्रीफ में बता सकते हैं कि जब बिहार में उनकी गिरफ्तारी हो गई उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह की वारदातें, इस तरह की वारदातें, कत्लेआम हुआ फिर तो। अच्छा। हाँ, पूरा कत्लेआम हुआ था। और जहाँ स्पेशली जो रामगंज क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के अंदर जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे वहाँ, और फिर सामना हिंदू मुसलमान आपस में बहुत विभत्स मामला था। तो मतलब उस समय आप लोगों को ध्यान होगा कि नहीं, मेरा आदर्श नगर में जो है शमशान भी मेरे क्षेत्र में थे और कब्रिस्तान भी थे। अच्छा। तो वहाँ लाशें आ रही थी, लाशें किसी का पाँव कटा हुआ मिल रहा है, किसी की मुंडी मिल रही है, हाथ टूटे हुए ऐसे अध जले, और 4-4, 5-5 दिन तक वो लाशें निकलती रही। कहीं फेंक दिए, क्योंकि कर्फ्यू था तो मारे काटे गए लोग हैं, कहीं इनकी दबाए पड़े हैं। तो बड़ी मात्रा, मुझे याद है 14 लाशें एक साथ आदर्श नगर आई। शमशान पे व्यवस्था हमें ही को करनी थी, तो जिस ट्रक में भर के पोस्टमार्टम रूम से लेकर के आए तो वो इतने सड़े हुए थे कि जो साथ लाने वाले सफाई कर्मी वगैरह थे उन्होंने वो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं होता है। हमने उनको बहुत समझाया करा, पर नहीं मान रहे थे। और वास्तव में स्थिति बहुत खराब थी, भयंकर। पर इस पर हम किसी को भी ऐसा दृश्य नहीं दिखाए। तो फिर वो आप पकड़े और लाशें हाथ, वो जो चमड़ी हाथ में आ जाए, इस तरह की इतनी स्थिति है। तो फिर हमारे 2 सिपाही, उनके मैं चढ़ने लगा तो उन्होंने कहा नहीं आप ठहरो। फिर 2 सिपाही आए, फिर उनको भी कहा, तो वो लोग लगे फिर तो सिपाहियों को, और हमको इस तरह देखा ना, तो फिर वो लाशें 14 लाशें जलाई थी। बहुत विभत्स दृश्य था वो। एक कांग्रेस के दिग्गज नेता, दिग्गज, वो मेरे क्षेत्र में रहते थे और कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वो जब आवाजें आ रही थी वहाँ रामगंज के क्षेत्र से लाउड स्पीकर और बड़े बड़े डेक लगा करके, जैसे भीड़ के कोलाहल कैसा होता है वो बार बार वहां से, और लगता था जैसे कि अपने दरवाजे पे आए हुए हैं, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। हाँ, कर्फ्यू के दौरान रात के टाइम तो सारी जनता, कोई सो नहीं रहा था। तो वो बड़े नेता थे, तो उन्होंने मेरे को बार बार कॉल किया, कंट्रोल रूम को कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स भेजो, मेरे यहाँ आगे हैं। मैं गया उनके पास, जाकर के मिला, तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे को तो मार्च, मैंने कहा आपके पहले काफ़ी और लोग हैं, आप चिंता मत करो, और मैं हूँ। तो कि नहीं मेरे यहाँ पुलिस लगाओ। अरे मैंने कहा पुलिस सब, मैं खड़ा हूँ ना आपके यहाँ। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा ये केवल आवाजें हैं, कुछ नहीं है, मैं खुद वहाँ खड़ा रहता हूँ ना। पर इस तरह से वो लोग, भय जो कैसा था मैं बता का जो फेस आपने किया, कैसे पुलिस ने उसको फेस किया, कैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों को जहाँ वायलेंस हो रही थी उसको टैकल किया और लोगों को डर से निकाला, ये बात और ये जो भावना पुलिस की है, ये हम सब लोग जब फेस करते हैं तो पुलिस के लिए एक दूसरा ही नज़रिया हमारे सामने आता है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भैरव सिंह जी शेखावत, उनका जिक्र है, तो उनसे आपकी कभी क्या मुलाकात हुई, टॉक हुई, उनका नज़रिया राजस्थान के प्रति और पुलिस के प्रति कैसा रहा? क्योंकि वो बताते हैं कि काफ़ी सेंसिटिव और बड़े शार्प नेचर के व्यक्ति थे। भैरव सिंह जी का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा। अपने मेरे राजस्थान में देखो, देश भर में तो कई और, मगर भैरव सिंह जी बहुत दूरदर्शी थे, और जैसे किसी घटना का जो पूर्वानुमान लगता है वो लगाते थे। व्यक्ति की बड़ी उनकी पहचान गजब की थी, और इसी कारण से अधिकारी वगैरह जो भी है उनके प्रति भी, उनके मन में कि भाई कौन कैसा है, तो सब दृष्टि से था। और मेरा पुलिस के नाते मैं खड़ा रहता था, और क्योंकि मैं पूर्व में और छात्र जीवन में मैं
संघ से जुड़ा हुआ था। इस बारे में जब आमना सामना हुआ और किसी ने कहा तो वो विपक्ष में थे और मैं उनके आसपास घूम रहा था, तो उन्होंने जोधपुर के अंदर मेरे को मेरी बार बार उपस्थिति देख करके वो उन्होंने कहा ये कौन है, ये क्यों घूम रहा है। मैं उस समय इंटेलिजेंस में था, कांग्रेस का सरकार थी कांग्रेस की। तो फिर मेरा परिचय करा, सब कार्यकर्ता थे जो मैं जैसे कि भी एक इश्यू था सोजत का, कोई साधु की हत्या हो गई थी, उस पे सब जन आंदोलन चल रहा था, तो उसके अंदर भैरव सिंह जी आए थे। उस समय मेरा परिचय हो गया था। जानता मैं तो था पर मेरे को वो जानने लगे बाद में, जब मैं यहाँ जयपुर पोस्टेड हुआ और कांग्रेस की सरकार थी तो आंदोलन वगैरह में वो आए तो उन्होंने देखा कर ये तो वही है। उन्होंने फिर मैं उनसे मिलने भी गया था एक दो बार, तो पहले तो उन्होंने फिर पहचाना उन्होंने, तो वो नहीं, मेरा बेसिकली था उनका जो व्यक्तित्व आपने देखा उस समय, वो मतलब खूब देखा मैं, मतलब वो भैरव सिंह जी का तो ऐसा था जैसे मैं माणक चौक इंचार्ज था, तो मेरे को 3-3.5 महीने बाद ही ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। वो कोई मेरे कारण से नहीं था, उसके पहले साल भर से मैं साल भर ही रहा था आदर्श नगर और फिर हो गया था, फिर माणक चौक लगा दिया। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को लगाने वाले डीआईजी थे, तो डीआईजी ने कहा भाई ऊपर से है, ऊपर कौन के गृह मंत्री जी से। फिर मुझे पता लग गया हमारे ही कुछ अधिकारी थे जो वो जाकर के वो किसी और को चाहते थे मेरे सुपीरियर, तो फिर उन्होंने प्रयास किए थे गृह मंत्री जी से, तो गृह मंत्री जी ने कह करके कराया था मेरे को। तो मैंने देखा नेताओं के पास जाने कोई मतलब ठीक है, मेरे को यहाँ विदाई पूरी करा था, पर डीआई साहब ने कहा कि नहीं तुम, असेंबली चल रही थी, असेंबली मेरे इलाके में थी, तो मैं सीधा भैरव सिंह जी से मिला और मिल करके मैंने इतना ही पूछा, मैंने कहा साहब मैं मेरी दृष्टि से सब कुछ मतलब पुलिस में रात दिन काम करता हूँ, मगर मेरे को समझ नहीं आता मेरे को बार बार ट्रांसफ़र क्यों हो रहे हैं, कोई अधिकारी बता भी नहीं रहा है कि तेरा क्यों हुआ। तो क्या ठीक है, उन्होंने डीआईजी को बुलाया विधानसभा में और बुला करके पूछा था, अच्छा तो डीआईजी ने तो कहा कि बहुत बढ़िया अफसर है, तो उन्होंने उनके सब थे कि जब तक मैं नहीं कहूँ इसको ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं करोगे। तो मेरे को बाद में पता लगा डीआईजी ने मेरे को बताया था कि ऐसा कहा है उन्होंने, तो कहा गृह मंत्री जी, अब गृह मंत्री जी का आया करे इसको रवाना क्यों नहीं किया, तो उनका साहब सीएम साहब ने कह दिया। तो उसके बाद कोई बात आगे थी ही नहीं। तो भैरव सिंह जी अपने गृह मंत्री जिनके बदौलत उनकी सरकार जो अल्पमत में थी वो चल रही, उनकी बात को भाई कट रही है तो मेरे ऊपर क्या करे। पर वो क्योंकि पब्लिक के अंदर मेरा रोजिना भैरव सिंह जी से मुलाकात तो होती ही थी, मंदिर गोविंद देव जी जाओ तो कहीं भी कार्यक्रम में मेरे क्षेत्र के अंदर मैं रहता ही था। पब्लिक सबसे बड़ी बात थी, पब्लिक मेरे से बहुत खुश थी, तो कांग्रेस हो बीजेपी हो सब खुश थे। तो उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने, आप देखो ये निर्णय छोटा नहीं था, एक इंस्पेक्टर को ट्रांसफर, पर गृह मंत्री के कहने के बाद मेरा हुआ ट्रांसफर कैंसिल करके मुझे वहीं रखने के लिए। तो भैरव सिंह जी जैसे बहुत बड़े दिल वाले और हिम्मत वाले लोग ही कर सकते हैं। जयपुर में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल हमारे यहाँ के प्रसिद्ध रामनिवास गार्डन में है और प्रिंस अल्बर्ट प्री इंडिपेंडेंस वो बनाया गया था, और आजकल म्यूजिक के बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ होते हैं और म्यूजियम के रूप में वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ रखी गई हैं। आप देखिए कि हार्ट ऑफ सिटी में होते हुए भी इतने बड़े पास में ट्रैफिक कंट्रोल रूम और काफ़ी पुलिस अधिकारी वहाँ रहते हैं। अल्बर्ट हॉल में भी चोरी हो चुकी है, आपके टाइम में हुई? थोड़ा सा आप बता सकेंगे कि ये क्या घटना थी और ये कैसे आपने इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला? अल्बर्ट हॉल मोती डूंगरी पुलिस स्टेशन के तहत आता था, मेरी पोस्टिंग माणक चौक थी। घटना हुई तो ठीक है, माणक चौक तो क्योंकि इतना बड़ा हुआ, पुलिस की डबल गार्ड लगी हुई थी और उसके बीच में कोई अगर अल्बर्ट हॉल से चोरी करके चला जाए पर पता नहीं कहाँ हो, तो मुख्यमंत्री ने भी, भैरव सिंह जी थे, उन्होंने भी इसको बहुत सीरियस लिया। उन्होंने सवेरे खबर पड़ते ही वो तो मौके पर पहुंच गए थे और सारे अफसरों को बुला लिया था।
अब ये सारी जांच पड़तालें चल रही थी, तो इस बीच क्या हुआ कि मेरे को कोई न कोई एक सूत्र मिला। जो जांच दल बनाया गया था, स्पेशली एसआईटी उन्होंने बनाई थी, डीआईजी के नेतृत्व में बनाई थी, और वो एक बार नहीं 3 बार गए थे मौके पे और बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की। तो पुलिस ने कोई बदमाशों को, और पूरे देश की नहीं, अपने राजस्थान के नहीं, बाहर की जो गैंग जो एंटिक के मामले में करती है चोरियां, ऐसे लोगों को बुला करके पूछताछ चल रही थी। उसमें किसी ने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने किया, वो मिलके किया। ऐसा तरह से पुलिस को अब किस कारण से किया, पर वो किया। और उसने कहा कि हमने तो सोना तो बेच दिया है, वो वहाँ है, पैसे कहाँ है, कि पैसे कहीं से बताए, ऐसा हमको सुनने में मिला। इन बिटवीन क्या मेरे पास एक सूचना आई थी कि कोई एक व्यक्ति है, लड़का है, जो सुनार के कोई पुराने गहने गड़ाने के लिए सोने के, वो अपने घर पे ले जाना चाहता है। ये शुरुआत तो मुझे अंदाज नहीं था कि एल्बर्ट हॉल से कोई रिलेटेड है, पर क्योंकि वो मेरा एरिया था, तो मैंने कभी किस सोनार के पास गए तो उससे इंक्वायरी करने की कोशिश की, तो उसने मना कर दिया। तो मेरे को सूचना दी, मैंने कहा यार वो तो मना कर रहा है, कैसा मना भले करो, वो मैं जानता हूँ मेरे को कहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई जगह वगैरह के, इस जगह से फलाना आदमी है। तो उस आधार पे मैं वहाँ उस क्षेत्र के अंदर जब मैंने मेरा कुछ एक आदमी लगाया, तो रात दिन वो रहा, तो उसने खबर दे दी कि यस ये इस घर के अंदर वो आना जाना हुआ है। तो इस आधार पे मैंने अपनी तरफ से कार्रवाई की, और उनमें से एक लड़के को, अल्बर्ट हॉल के बारे में तब भी मुझे नहीं पता था, मगर क्योंकि मैंने मेरे स्टाफ को और वगैरह लगाया तो एक पीछा करने के लिए, तो वह उन्होंने उन 2 लड़के जाते हुए, एक तो भाग गया और एक पकड़ा गया था। उस पकड़े गए आदमी ने जो ही लेकर के मेरे थाने में लेके आ रहे थे, तो गेट के ऊपर मैं देख रहा था मेरे सामने, तो जो ही उसने मेरे को देखा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कागज पूड़िया मुंह में डाली और वो चबाने लग गया। तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा जहर खा लेते हैं, कभी ठोकेंगे पुलिस। तो मैं भाग के गया और उसको नीचे पटका, गला पकड़ा, मुंह फाड़ा, सारा कर, तब तक वो चबा रहा था। उसको जो ही बाहर फिर निकाल करके उसको बाहर निकाला, और हमने देखना तो उसके अंदर कुछ एल्बर्ट हॉल लिखा हुआ, और कट गया था वो, पर जोड़ा हमने, फटे हुए कागज को वापस जोड़ा ना, तो कुछ अक्सर उसमें अल्बर्ट हॉल था, पुलिस कमिश्नर नाम लिखा हुआ था, चोर पता है, ऐसा ऐसे कुछ करके अक्सर हाँ पहचान में आ रहे थे। तो उसका पूछा, तो हमने अरे यार तो वो मामला है। उससे पूछा तो उसने कहा साहब कि ये जो दूसरा मेरा साथी है चोर, उसकी बहन, मेरे यहाँ आना जाना और उसकी बहन से मैं प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ। अच्छा, ये लड़का ईसाई था, इसलिए घर वाले उसके लिए राजी नहीं थे, और ये डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसने कहा कि मैं धमकी देने के लिए ऐसा किया, ये कागज कमिश्नर को दूंगा और पीछे ये इसको पकड़ के ले जाएंगे घर वालों को, और मैं मेरे उस चोरी को उठा के ले जाऊँ, मतलब मेरी जो प्रेमिका है ले जाऊंगा, इसलिए किया। तो बात जचने वाली थी, उम्र ऐसी ही थी उनकी, मगर हमने फिर उसको और कहा, तो फिर उसने हाँ कर ली। तो मैंने फिर सबूत लाओ, तो सबूत के रूप में वो फिर उसने सारा खोल दिया। तो फिर ऑपरेशन करके हमने जगह जगह, मुख्यमंत्री महोदय बड़े खुश हुए, और खुश इतने हुए थाने पे आ गए, मेरी कुर्सी पे वो करीब आध पौन घंटा रहे, गृह मंत्री आ गए, डीजी वगैरह सब आने ही थे, पत्रकार वगैरह सब। तो ये जो हुआ, अच्छा वो फाइल हमारे पास जो सूचना आई, हमने अधिकारियों को कहा कि हमने भाई ये काम तो हमारे पास है, मतलब हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने फाइल हमारे ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा, फाइल हमको दे दी वो एसआईटी की, और फिर हमने वो सारा करके उसमें टोटल उस समय करीब 2 करोड़ रुपए का जो था एंटीक, हाँ सारे थे, और उसको सब टोटल बरामद की हुई, और सारे मुलजिम उसको पकड़ में आए। बाद में केस वगैरह, चालान वगैरह की कार्रवाई तो पुलिस की कार्रवाई चलती है,
हाँ, पर वो एक बहुत अच्छा, और उस समय 25,000 रुपये इनाम मुख्यमंत्री जी ने हमको दिए थे। हाँ। तो जयपुर की शान अल्बर्ट हॉल में भी चोरी हो जाना इतनी पुलिस सिक्योरिटी के बाद भी आश्चर्य पैदा करता है, क्योंकि इस घटना का उल्लेख इसमें किया गया और इन्होंने कैसे उसको सॉल्व किया। रास्ते तो बहुत कठिन होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको कि वो जो शुक्रवार को बंद रहता है एल्बर्ट हॉल, तो इन्होंने गुरुवार को गए, शाम के टाइम गए दोनों ही, और घूमते घामते लास्ट टाइम निकलो बाहर निकलो, टाइम हो जाता है, अंदर ही रह गए। तो वो देखा कि सब लोग निकल रहे हैं, तो फिर एक को उसके ऊपर वो जो शोकेस पड़े रहते हैं ना, उसके ऊपर चढ़ा दिया और वो वहीं सो गया, और एक निकल गया। तो रात का जो निर्धारित टाइम किया, रसा लेकर के आए, और वो ऊपर वाला छत पे आ गया दरवाजे खोल करके, तो आसान हो गया, ऊपर चढ़, नीचे से रस्से से ऊपर बांधा और रस्सा सही तो ऊपर आ गया वो, और आराम से करके चले गए। तो ये वो उसने कहा कि मैं इंग्लिश नॉवल में इस तरह से पुलिस को, हाँ, पुलिस को किधर मौजूदगी है उसको कैसे करना वहाँ पढ़ता हूँ। हाँ, तो रस्से की भी कोई आवाज़ नहीं चढ़े तो पुलिस वहाँ कहाँ आवे। तब कहते हैं ना दूसरे दिन के नाक के नीचे, कान के नीचे वो हो गया, ऐसा हो गया, वो हो जाता है। पेज नंबर 194 पे आपने लिखा है, अयोध्या में ढांचा गिराया गया। जयपुर जैसे शांत शहर में 1989 और 1990 जैसे भीषण दंगे हुए। इस बार भी लाखों की संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने से वातावरण उत्तेजनापूर्ण था। तो उत्तेजना यहाँ भी थी, और जयपुर में भी मैंने पूर्व के दंगों के पहले तनाव की अपेक्षा इस बार के लोगों में जिज्ञासा का भाव अधिक अनुभव किया। मगर मुझे बार बार ये लगता था कि राम भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति और कल्याण सिंह सरकार के सहयोगी रुख के कारण पुलिस और राम भक्तों में टकराव तो नहीं होगा, लेकिन राम भक्त अगर बेकाबू हुए तो कुछ भी संभव है। तो टकराव हुआ था या नहीं हुआ था, हमारे क्षेत्र की हम बात करना चाहेंगे आपसे इस कंटेक्स्ट में। आप देखिए जो दंगा भाई वहाँ ढांचा गिरा, तो हम एक्टिव थे मॉर्निंग से ही, सारे पूरा शहर अधिकारी वगैरह सब अलर्ट थे। पर अलर्टनेस होने के कारण से क्या है कि जैसे माणक चौक में जहाँ था वो तो शांत था, मगर बाकी चुप थे, कोई बोल नहीं रहे थे, गमगीन ऐसे भी लग रहे थे। तो हाँ, क्योंकि रात कुछ नहीं हुआ, सवेरे 7 बजे मेरे बच्चे जो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते थे, तो मैंने पहले ही रोक लिया, मैंने कहा नहीं जाना, आज स्कूल नहीं जाना। फिर मैं उधर गश्त कर रहा था तो मुझे लगा कि आदर्श विद्या मंदिर वाले बच्चे, वहाँ स्कूल है रामगंज में, वहाँ जा रहे हैं रिक्शे पे कोई परिवार वाले, तो मैंने उनको मना किया, मैंने जाओ तुम लोग। और मैं आदर्श विद्या मंदिर गया और वहाँ जो आदमी थे कर्मचारी वगैरह, उनको कहा, मैंने कहा इन बच्चों को वापस भेजो और तुम भी ताला वगैरह बंद करके जाओ, चले जाओ, यहाँ मत रहो। ये उस समय तक कोई गड़बड़ कुछ नहीं थी, मगर मैं मेरे थाने जाने लगा ना, तो मुझे घेर लिया था, लोगों ने घेर लिया। और वो जैसे वो अयोध्या में हमने ही गिराया, वो पुलिस वाले वो, अच्छा। इस कारण से। पर जब मेरे को घेरा तो वहाँ पहाड़गंज में रोड़ा चल रहा था, तो वहाँ एसएचओ छगन लाल करके थे, तो वो वायरलेस पे आया कि एसएचओ माणिक चौक को घेर लिया और भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही है। तो बेकाबू तो थी, पर हम उनको किसी तरह से टैक्टफुली हैंडलिंग करके और हम कभी यहाँ से निकले, क्योंकि दूसरा इलाका था, मतलब कोई बाहर जाने का नहीं था, पर था। उनको हम समझाइश से भी, धमका करके भी, और थोड़ा दगा करके और करके हम धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। और निकलते जब उधर से छगन जी आए तो उन्होंने देखा कि गिरे हुए हैं, भीड़ देखी, तो वो एकदम गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते ही उन्होंने खुद निकल गए, हेलमेट वगैरह भी नहीं था, तो पथराव उनके ऊपर हो गया। अच्छा। क्यों, उस समय मैं तो मेरे एरिया में खड़ा था जहाँ सीमा लगती है वहाँ पर। फिर वहाँ गोलीबारी हो गई थी। गोलीबारी होने के बाद पुलिस को क्या मेजर्स आपने लिए, पुलिस और क्या टैकलिंग आपकी रही? वहाँ कर्फ्यू लागू कर दिया। अच्छा। हाँ, कर्फ्यू हो गया था,
कर्फ्यू होने के बाद भी पहाड़गंज बेकाबू था और वहाँ पुलिस फोर्स फंस गया था। डीआईजी थे जेपी मिश्रा साहब और कलेक्टर थे वीएस सिंह जी। तो इनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हो गई थी ये जब गए थे। फोर्स खूब था मगर वो क्षेत्र एक तरह से भाई कोई जाति करना नहीं चाहते थे पुलिस, मगर वो जोर अपना आजमाइश कर रहे थे पुलिस के और पुलिस को घेर के पथराव और बेइज्जती वो सब कर रहे थे। एसपी थे एसएन जैन, वो इस बात पे थे कि कोई हमको बचाने क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, एसपी साहब खुद वो बोल रहे हैं कि सब कह गए क्या, वो बेकाबू खुद हो गए खुद ही भी। और उन्होंने कहा, और वास्तव में कंडीशन ऐसी थी, उनको लगा कि ये मार डालेंगे सारे लोग। हालांकि इतने पुलिस वाले थे पर वो अधिकारी ही उनके लिए टारगेट था। तो उसको भाप करके फिर उनकी अफसरों को मैं खुद ले गया था, मैं ड्राइविंग करके, और पहाड़गंज में फिर पथराव हो रहा था, हमारे ऊपर भी शुरू हो गया। तो हमने भी जवाब पत्थरों से ही दिया। अच्छा। हाँ, पत्थरों से हवाई फायर किए। तो मुश्किल से 2-2.5 मिनट के अंदर, जैसे कोई यहाँ चिड़ी बोले तो पता लग जाए ऐसा पूरा एरिया खाली हो गया। हाँ, खेले हो गए। और वो हमारे अधिकारी फंसे हुए थे वहाँ तक। फिर हम पत्थरा में गाड़ी को, तो वीएस सिंह जी और डीआईजी साहब और मेरे पास जो फोर्स था, मेरी जीप में जीता। जीप को मैंने बंकर की तरह बना रखा था। ये एंटीसिपेशन मेरा था कि भाई ऊपर से तेजाब भी गिराए, पत्थर भी फेंके, भारी बर्फ गाड़ी के ऊपर डालेगा तो मरना ही मरना है। तो उस दृष्टि से भी हमने बना रखी थी गाड़ियाँ। तो उस हिसाब से हमने फिर वो पहाड़गंज के बाद वहाँ गोलीबारी हुई, वहाँ कैजुअल्टी भी हुई, और उसके बाद कहीं भी चूं चपड़ नहीं हुई। तो इस तरह से आपने जो ये टैकलिंग की, ये कितना प्रेशरफुल होता है कि एक भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो जाए, दंगे पे आमादा हो जाए, उतारू हो जाए, हम जैसे लोग जो घर पे आराम से बैठे हुए हैं और पुलिस उनको फेस करती है, कितना प्रेशर होता है। बिल्कुल आपकी बातों से प्रेशर ये होता है, निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले को पता है कि ये हमें मारेंगे तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो अभयदान समझ करके वो इस तरह से करते हैं। हम पुलिस इसलिए नहीं करती है कि कोई फोर्स हुआ, फोर्स यूज किया, कैजुअल्टी होगी तो उसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं उसको कैसे साबित करूं कि मैंने ऐसे किया। धीरे धीरे हो गया, मगर दंगे वगैरह इस तरह से आपके खिलाफ इंक्वायरियां हुए, उससे आदमी टूट जाता है। चैन सिंह जी की बुक में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है एक चैप्टर में, और वो वर्ड है टटलूबाज, जिनको आज की लैंग्वेज में हम कहते हैं साइबर क्रिमिनल्स। टटलूबाज एक विशेष तरह के क्राइम के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग होते हैं टट्टूबाज। क्या होते हैं चैन सिंह जी बताएंगे। सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ थी तब आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया? मैं मेवात में था, भरतपुर जिले में। अच्छा। डी गोरकामा। अच्छा। कांग्रेस सरकार थी, चुनाव होने वाले थे, उसके लिए 2003 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ टटलूबाज एक कॉमन वर्ड था। तो क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कोई शब्द मेरे समझ नहीं आए तो उसकी डिक्शनरी वगैरह इस हिसाब से लोगों से पूछा। तो फिर मेरे को पता लगा टटलू का मतलब होता है गंजा। अपन भी कहते हैं भगवान महावीर की और बुद्ध की मूर्तियां आती है ना ध्यान अवस्था की। अच्छा। तो वो उनके ऊपर बाल नहीं है। अच्छा। वो ऐसी मूर्ति थी और सोने जैसी थी। तो वो सबसे पहले जो ऐसी मूर्तियां लेकर के आए लोग, और उनको कभी हमारे यहाँ से निकल करके खेत में निकली है जेसीबी से करते हुए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनको प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, अब वो कोई मूर्तियां नहीं थी। वो तो मूर्तियां गढ़ने वाले गढ़े ही है, मुरादाबाद और कई जगह है जहाँ इस तरह से मूर्तियां बनाते हैं। आज भी बना कर ले आओ, उसका ईयर तो डिसाइड करने वाले अलग ही एजेंसी है, मगर वो उसको काटा नहीं, ऐसे टटलू काटते हैं। तो मेरे को ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं, पहले तो लोगों को डराते हैं कि हमारे पास ऐसी इस प्रकार की एक सोने की मूर्ति मिली है, सोने की ईंट मिली है, इस तरह का काम कर। अच्छा। हाँ, तो वो वास्तव में क्या था कि फिर उसको सोने की बताना, तो सोने की तो है ही नहीं, वो तो अष्ट धातु की हो जाए, पीतल की हो, इस तरह की थी। तो उनको देख करके उन्होंने फिर उसको सोने की बनाने की, बताने की, सोना बताने के लिए, तो वो उसको दूसरे लोगों को बताते कि हमारे सोने की है, कहते हैं सोने की है,
इस तरह की कोई जमीन से निकली? मूर्ति, हाँ जमीन की पुरानी टाइप की लगती हुई अच्छा, लोग अच्छा, कि यार हाँ देखते ही लगे कि एंटीक है कोई न कोई, तो कि सोने की बता रहे हैं। तो फिर क्या कैसे, तो क्या आप परीक्षण कर लो। टेस्ट कर लो इसका। हाँ, तो वो टेस्ट करते समय उनके हाथ की सफाई करते हैं। वो अखबार करे ऐसे एक कागज वो देते हैं आरी कि इससे करो, तो आरी से कितना घिसेगा, कितना बुरादा निकलेगा। तो फिर वो अगला आदमी को कहते हैं कि भाई आप ले रहे हो, आ जाओ, आप इसमें से जहाँ जहाँ चाहो ले लो, और आप इस मूर्ति को तो यहीं पड़े रहने दो, या आप साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। पर पुलिस पकड़ ली तो मुश्किल हो जाएगी, तो अगला क्यों करेगा, तो वो अगला ले जाएगा नहीं। तो वो जो बुरादा सोने का करने के लिहाज से अखबार के अंदर, अखबार को समेटा हुआ है अखबार, तो अखबार के नीचे पहले, अरे अखबार ला रहे, तो वो अखबार के अंदर पहले से ही सोने के बुरादा डाला हुआ और वो बिछा दिया, और फिर मूर्ति ऊपर करके उसको घिस करके उसका बुरादा निकाले। तो वो मूर्ति का थोड़ा बहुत निकलता है, फिर वो कहे कि चलो इससे परीक्षण दूसरी जगह करो। वो खुद अपने हाथ से करने लगता है कि चलो मेरे को दो, और वो अपने हाथ में भी बुरादा रखता है। तो फिर वो यूं यूं घिसते 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 वो अंदर से सोने का बुरादा अपनी मुट्ठी वाला उसमें डाल देते हैं, फिर उसको इकट्ठा करके कह के लो। तो वो सब कुछ उसके सामने हुआ है। वो बुरादा लेकर के जाएगा, परीक्षण कराएगा, सुनार कहेगा कि यस 80% सोना है इसमें। तो फिर वो भागा आएगा कि हाँ यार दे दे मेरे को, ठीक है वो काम। अब फिर वो सोने का चले भाई इतना बहुत भाव तेज है अभी, तो उस हिसाब से वो पूछता, और ये कि भाई दे मेरे 20 ग्राम है, 25 ग्राम बुरादा है, उसके आधार से भाई ये 80% आया है, तो वो अपना हिसाब लगा के, तो कि भाई ये ईंट है कि या कोई टटलू है। तो ये टटलू न सब तो वहां से आया। अच्छा। कि वो टटलू काटा, हाँ। टटलू कट गया क्या, हाँ कट गया मतलब पैसा आ गया सोने का। तो उतने बड़ी रकम उसके तोल के हिसाब से तो मूर्ति 4 किलो की, 4 किलो सोना आएगा, कितना आएगा। तो ये सारी की सारी बातें वो उन्होंने करने लगे, और फिर पैसे देने के बाद फिर वो कहीं जा करके करते। तो टटलूबाज अपनी वो कीमत है वो दोनों तय कर लेते। उसको पता है कि भाव तो क्या है सोने का, जैसे अभी मान लो 4 लाख रुपए का अभी चल रहा है, या 2 लाख का जितना भी चल रहा है, तो उस हिसाब से वो 4 किलो का करता है भाव। और ये फिर कहता है यार कम कर, कितना ही कम करे, तो वो 20, 25, 30, क्या मेरे पास तो 20 लाख ही है, या नहीं साहब 40 भाव तो ये 40 लाख तो दो, तो 30 लाख में जितना भी है, और 20 लाख तो दे, वो तय करके वो चला गया। इसका मतलब है टटलू कट गया। तो पुलिस जब ऐसे आपके पास केस आते थे उस समय, तो दोषी तो दोनों ही हुए, लेने वाला और देने वाला भी, और कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकें, कोई ऐसा केस आया हो आपके पास? नहीं, दोषी देखो ये मैं सोचता हूँ उसका पुलिस इसको, क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि ये सारा जब मैंने वहाँ देखा था तो पूरा उसका अध्ययन करके वो, तो मुझे लगा इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी है। अच्छा। हाँ, इन्वॉल्वमेंट मतलब वो कार्रवाई नहीं करना, तो अपने इलाके का थानादार उसके अगर कहने में है तो वो थानेदार क्यों मेहरबानी करेगा, ये सारा पता लग गया। तो मैंने पहले तो उनको करा सेट टाइट, उसके बाद सीधा मेरे पास ये जो सारी बातें आई। एक मामला मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो आप कह रहे हो ना कि वो भी दोषी है और वो भी दोषी, इस गिल्टी कॉन्शियस होकर के लोग कहते नहीं, पर वो रोते बर्बाद होते। ऐसे बड़े बड़े लोग देखे मैंने, लालच में कर लेते। तो लालच करना कोई ऐसा गुनाह आपराधिक कृत्य नहीं है, पर वो अगला खुद गिल्टी कॉन्शियस है इसलिए जाता ही नहीं। तो ये ऐसा हुआ था। तो मैंने एक लखनऊ के मेरे पास आए थे। अच्छा। तो उसमें उनके बच्चे को पहले बार गया तो थर्ड यार दोबारा फिर आया वो कि यार बहुत बढ़िया और दिला, जबकि उसको पता था कि मैं लुट गया हूँ। तो मेरे को एसपी साहब थे, उनके मार्फत मेरे पास भेजा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम दोबारा जाओ। अच्छा। और पैसे जाओ, और मैं कहूँ वैसे मेरे से टच में रहो। तो हमने उसको सेकंड टाइम उस टटलू काटने के लिए वो उसको लेकर के वो कार में, तो उस समय वो बड़े उत्साहित थे कि हमने देखा नहीं सुना नहीं, हमें थोड़ा और चाहिए, इस लिहाज से आ गया और उसको उन्होंने अपने काबू में कर लिया। पैसे उसको लेकर के आने के लिए कहा था, लिए नहीं, मतलब थे नहीं।
तो वो कहीं और रखे हुए थे, हमने अपने प्लानिंग से उस हिसाब से रखा। तो हमने फिर उसका केस दर्ज किया फिरौती के लिए अपहरण। अच्छा। तो फिरौती के लिए अपहरण करना केस, उसके अंदर 14 साल की सजा है और हाईकोर्ट भी जमानत मुश्किल से लेते हैं। तो अगला आदमी, क्योंकि बाकी जितने भी कहीं प्रेशर से मुकदमे हुए तो 420 के अंदर हो गए, उससे कुछ नहीं हुआ। जब 364A उस समय की जो आईपीसी थी उसके हिसाब से ये जो रिश्वत मतलब अपहरण के लिए ये जो फिरौती मांगना, ये जो केस था, वो केस हमने बड़ा केस ऑफिसर के रूप में लिया और उसको हमने उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की और उसमें 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। तो 4 जनों का आजीवन कारावास होने का मतलब ये था कि ये सारा धंधा अब कोई भी नहीं। फिर आप देखो मेरे पास जो पीड़ित लोग आए तो बस केवल जाकर के उसको बुलाने की जरूरत थी, वो अपना आप हिसाब कर लेता। पैसे तो 50 लाख से भी ज़्यादा रुपए उस समय लोगों ने आपस रिटर्न किए हैं उन बदमाशों ने। और हाँ, जिन जो लुट पिटे थे ना, कोई कर्नाटक से आ जाता था, कोई तो महाराष्ट्र से, हाँ, पर ये जो पश्चिम राजस्थान है वहाँ से खूब, जिसका जहाँ सोने का मोह है वो सारे लोग भाग करके एक खट खबर पे आ जाते थे देखने, मूर्तियाँ, टटलूर, ईंटें, कॉइन्स वगैरह। मेवात के इलाके के आप जिक्र कर रहे हैं, अपराधी की भी एक मानसिकता होती है। वो जो पूरा इलाका है, पहले इस तरह के गोल्ड के फ्रॉड करते थे और आजकल करते हैं साइबर फ्रॉड। तो कभी कोई आदमी आपको वहाँ ऐसे कुछ लोग मिले हों कि इस पूरे बेल्ट में ये आपराधिक मानसिकता क्यों है? क्या शिक्षा का अभाव है या कोई और कारण है? ये एक पूरे बेल्ट में काफ़ी वर्षों तक ये क्रिमिनल साइकोलॉजी, अपराधी मानसिकता रहे, इसका मतलब ये सोचने का विषय तो है समाज के लिए। देखो, मैंने वहाँ पूरे मेवात के अंदर चोरगढ़ी करके एक गांव का नाम ही चोरगढ़ी, हाँ, रिकॉर्ड में चोरगढ़ी। अच्छा। बाद में उसको गढ़ी मेवात करके नाम बदला, पर लोग बोलते वही। अच्छा। तो वहाँ समझाइश कलेक्टर साहब और एसपी साहब और सब बड़े अफसर गए गांव में, सबको समझाया करा, नो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने भी किया ये प्रयास, सबको इकट्ठा करके। फिर मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा, साहब हमारे बाप दादे परदादे सब कई पीढ़ियों से यही कर रहे हैं, मतलब इतने खुल करके मेरे से वो सारे, हाँ, गांव वाले। मैंने कहा वो डर के पुलिस के पास जावे नहीं, तो मैंने वादा किया, मैंने कहा मैं ज़्यादा फोर्स लेके नहीं आऊँगा, अकेले आ सकता हूँ। और मैं गया तो वो, अच्छा, पुलिस की वो घेराबंदी उस गांव की ऐसी कि अगर आप घुस गए, पुलिस फोर्स घुस गया, तो वो बड़ी प्लानिंग से करते थे। जाने के रास्तों पे पत्थर खड़े कर दे, अच्छा। ट्रैक्टर डाल देते पत्थर, तो आपकी गाड़ियाँ वापस जा नहीं सकती, इधर और उधर दोनों तरफ। और इधर उधर फिर वो गलियों में भागते पुलिस वाले और पथराव करते हुए लोग, और फिर वो पकड़ के बैठा दिया, किसी को नंगे कर दिए, वर्दी उतरवा दी, ऐसे ऐसे किस्से। तो ऐसे किस्सों से पुलिस का मॉरल बहुत डाउन था। आप अलीगढ़ की पुलिस पिटी है साहब, यहाँ झज्जर की पुलिस पिटी है, कानपुर के वाले भी आए थे, वो सब आए कि हमारे पास अलग अलग स्टेट की वर्दियां हैं, ऐसे बोले लोग मेरे को। तो मैंने कहा ये बहादुरी का काम तो नहीं है, और तुम इतना कर रहे हो, फकीरों की तरह रह रहे हैं उनके। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ चपरासी भी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल मैंने देखा तुम्हारा, तो उनका उससे कोई मतलब नहीं, साहब खाना नहीं है। ऐसे लोग थे। तो पॉलिटिशियन भी उनको सब जानते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे, ये मेव मुसलमान करते थे मगर सहयोगी दूसरे भी हो जाते थे। तो ये सारा सेटअप था। वो आप देखो बिल्कुल जैसे कोई सांप सूंघ गया। 9 महीने मुझे लगातार, एक बात ध्यान है, 9 महीने तक एक रिपोर्ट नहीं हुई कहीं से भी। हाँ, लूटपाट, रास्ते चलते भी लूटपाट होती थी, सारा बंद हो गया था। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस भी चाहे तो एक सामाजिक परिवर्तन की वाहक हो सकती है। इस सामाजिक परिवर्तन हम स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से या संस्कार वाली शिक्षा देके कर रहे हैं, लेकिन पुलिस में भी कुछ ना कुछ एक ऐसा कुछ परसेंटेज ऐसी बात हो कि समाज को अपराधों के विरोध में शिक्षित करने में पुलिस का भी एक योगदान रहता है। केवल
दबाव से या कानून का भय दिखा के ही सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, समझाइश से भी हो सकता है। तो 20 वर्ष पहले वो टटलू वाला मामला जो था वो एक तरह से सामान्य स्थिति होगी, पर लोगों को चाहिए कि भाई कहाँ किसी को किसी तरह से ठगी करें। अच्छा इसके पहले भैंसे चुराते थे, अच्छा हाँ, पशु चराते थे, फसलें चुराते थे। तो ये उनका साहब हमारा दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, ऐसे बोलते थे वो। तो पर होगा लगातार अगर प्रयास हो तो उनको रोजगार के वगैरह के सब हो ना। शिक्षा के हाँ, अवसर। बहुत बुद्धिमान। आप देखो पढ़ा लिखा नहीं है आदमी, अच्छा ये जितने भी कर रहे हैं वो कोई मैट्रिकुलेट भी नहीं है। और आज की तारीख में जो साइबर के कर रहे हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ का 80% जो है मैट्रिक फेल है। मैट्रिक फेल है। मैट्रिक तो सवाल प्राइमरी भी नहीं है, हाँ पर वो अगले से बात करके डीजी रैंक के लोगों से पैसे उन्होंने खड़काए हैं। अच्छा हाँ, बड़े बड़े। एक तो ऐसे सज्जन थे जो तहसीलदार थे, लुटे पिटे, फिर उनको पैसे वैसे वापस दिलवाए उनको। तो फिर उन्होंने मेरे पाँव पकड़े और कहा साहब एक मेहरबानी करना, मेरे कोई रिश्तेदार हो उनको ये बात मत बताना। मैंने कहा क्यों? कि इसे मेरे बच्चे हैं, अभी शादी करनी है। तो मैंने उससे क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि किसी को पता लग गया कि ये इस तरह से बेवकूफ़ है, सोना लेने के लिए इस तरह से पैसे लुटाए हुए यार, तो क्या ऐसा करने पर मेरे किसी भी बच्चे की शादी वगैरह नहीं होगी, बच्चों की। सामाजिक दबाव। हाँ, ऐसा होगा। तो मानसिकता है, लोग घुसते हैं जाकर के। कि अब तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंट का प्रेशर और बहुत सारे प्रेशर, कानूनी प्रेशर को फेस करने का काम जो है वो पुलिस और पुलिस के अधिकारी करते हैं। और डिपार्टमेंट या और लोग उस प्रेशर के दबाव को नहीं झेल पाते और गिव अप कर देते हैं। पुलिस में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो इतने सारे प्रेशर्स को हैंडल करके भी अपने जॉब को कंटिन्यू करते हैं? ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। प्रेशर की बात है। देखो, प्रेशर ये एक तरह की अवधारणा है, और इस अवधारणा में मैंने जो मेरे जीवन है उस हिसाब से लोग कैसे क्या करते हैं। लोग तो आप जो कह रहे हो आपको पता ही नहीं कितने लोग एडवांस करते हैं, और वो पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं, वो पोस्टिंग के लिए जो भी करते हैं, ऐसा भगवान ने मेरे को एक दिन भी नहीं दिखाया। और पूरे जीवन में कभी कोई जैसे डिजायर पॉलिटिशियन की हो तो उससे पोस्टिंग नहीं मिली, और कहीं चाहे कांग्रेस का राज हो और बीजेपी का हो। नहीं, मेरा कंटेक्स्ट था कि जैसे कोई अपराधी, क्रिमिनल आपने पकड़ा, कोई हार्डकोर अपराधी है, उसको बचाने के लिए भी प्रेशर आपके लोगों के ऊपर डाले जाते हैं। तो उस समय समाज को बचाने के लिए जो प्रेशर हैंडलिंग आप करते हैं वो किस फॉर्म में होती है? अब लोगों को ये है कि उसकी वो अपना नफा नुकसान देखता है जी पॉलिटिशियन। और ज़्यादातर पॉलिटिशियन जैसे मेरा रुख मैं बता दूंगा आपको। अब किसी की डिजायर से ही आया है तो फिर वो कहेगा वैसे करना ही है। हाँ, ये बात तो अगर आप उनकी अनुशंसा के बिना लगे हो और अपने बलबूते भी लगे होगे तो फिर आपको वो कई बातें करेगा, नियंत्रित करेगा, आपको कंट्रोल में करेगा कि आपको लाए इसीलिए ऐसा करते हैं। तो मेरे सामने एक दो मैटर ऐसे आए थे, पर हमने उनको ससम्मान जवाब दे दिया था। तो ऐसा नाराजगी तो वो रही, बाद में उनको पता लगा तो वापस हो गए, नहीं कहा आप सही थे। नियमों की जानकारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ, बहुत उनको तो पॉलिटिशियंस का वो अपना देखता है कि भाई इसको कितना तक कह सकते हैं, पर उनको ये भी पता है कि ये इस तरह से हो। मेरे को एक पता है, एक मेरे पास थानेदार लगाया, वो उसकी जो पोस्टिंग पता नहीं कैसे हुई, वो नेताजी के मार्फत हुई। तो उस नेता अब आया, उसने तो मेरे को सारे अफसरों ने कह दिया कि ये उसकी तरफ से आया है। अच्छा, मेरे लिए अफसर इतने मेहरबान थे कि मेरे थाने मेरा जो सर्कल था, 3-4 थाने थे, तो उनमें किसको थानेदार लगाना है वो सब हाँ कंसल्ट बता देते कौन। तो मैंने कहा भाई काम करने वाला, तो मेरे जो साथ काम करने के लिए कई अच्छे
आते हैं कि भाई मैं उनके साथ काम करूंगा, सीखने को तो वो मिलेगा। मेरी अपनी टीम थी। तो उस टीम्स में काम करने का मजा भी और था, और बड़े बड़े अच्छे लड़के थे, मानते भी थे और साफ सुथरे। ऐसा नहीं है उसमें। मैंने कहा कि मैं मेवात में अपने एक्शन शुरू किया ना, तो मेरे एसएचओ को बुलाया। मैंने कहा ये स्थिति है कि तुम उस गांव में नहीं जा सकते अपने इलाके में, तो मृत्यु को गले लगाओ, इसके बराबर है ये, तो क्यों बैठे हो यहाँ। और मैंने कहा फिर जब तुमको लोग नहीं कर रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। तो फिर उन्होंने को जोश आया, और फिर मैंने कहा देखो आगे फ्रंट में मैं रहूंगा और सारा प्लानिंग मैं करूंगा, आप मेरे पीछे मजबूती से खड़े रहो। तो मैंने एसपी साहब से भी नहीं पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों, ये मेरा काम था, मुझे जो करना है, और किया। मगर ये जो आप बता रहे हो जो डिजायर से आया है, तो वो डिजायर, मेरा एक थानेदार आ गया था डिजायर, मैंने उसको पूछा कैसे क्या, तो उनका साहब मैं आया हूँ, और मैंने कहा सिफारिश कराई किसी से, नेता से, तो कि नहीं सही साहब झूठ बोल गया। तो फिर मैंने कहा ठीक है काम, मैंने कहा ये मेरिट से काम करिए अपना काम। तो जो उसने काम करके वो लगाने लगा तो लोग त्राही त्राही करने लग गए। तो मैंने फिर उसको मैंने कहा भाई तू तेरे घर जाना है क्या। तो ये सारा फिर पब्लिक को पता लग गया कि नेताजी ने की है, तो नेताजी को घेर लिया। सही बताऊं ये सत्य घटना है। और उस नेताजी को घेर करके उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम क्या कर रहे हो, और भला बुरा कहा। तो उसको नेताजी ने पब्लिक को एकदम गुस्से में आकर कहा कि मेरे बाप बोले तुम उसका कुछ भी करो, और थानेदार को गालियां बोली, और उसको साले को पटको चौराहे पे मेरी तरफ से, और उसकी फाड़ो पैंट, और गाली गलौज किया, वाहियात बात की। और पुलिस खड़ी थी वहां, वो थानेदार नहीं था। तो जो एएसआई था वो रुआसा होकर के मेरे को फोन का कि साहब आज नेताजी आए और इस तरह से एसएचओ साहब के लिए ये कहा। तो मैंने कहा भाई तो एक काम कर, वो जाकर के रोज नाम से मैं जैसे कि जैसे लिख, ठीक है, और मैं शाम को आता हूँ, मेरी एक मीटिंग रख, पब्लिक जैसे सीएलजी वगैरह है, इस तरह की मीटिंग रख। तो मैं रखी मीटिंग में सारी बातचीतें वगैरह से भी, तब तक वो थानेदार भी आ गया था, समाचार मिल गए कहीं दूर गया होगा, आ गया था, वो भी बैठा था पीछे। तो उसके बैठे रहते तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो शिकायत भी नहीं की। पर मेरे को एक एक इंडिविजुअल कहता था, तो मुझे भी समझ में आ रही। फिर मैंने कहा भाई चाय पानी हो गया, रवाना होते सब मैंने कह दिया, मैंने कहा देखो रे भाई, आप लोग जो कोई ज्ञान कहीं दूसरा बांट रहा हो और उसमें तुम उसके कहे अनुसार चलना मत। चौराहे पे किसी को कि भाई पुलिस वाले को और पटक करके ऐसे कर देंगे, ऐसे करे। मैंने कहा जो तुम कर रहे हो तो उस हिसाब से मैं तुम्हें चटवाऊंगा, ऐसा कोई होगा तो। उस थानेदार के जिसके तुमने उसके साथ किया बदा मजाक, जीभ से चटवाऊंगा तुम्हारा। तो वो क्या है, तो वो करके चले गए। अब आप देखो ये बात नेताजी को पता लग गई। नेताजी वैसे ठीक थे, तो नेताजी ने मेरे को बात कही है। मैं पहले सीधे मुंह से नहीं की, पर किसी के मार तो ऐसा ऐसा कह रहा, थानेदार को हटवा दिया हमने बात शिकायत करके। तो नेताजी का भी नेताजी उसको हटा रहे थे, तो नेताजी के मार्फत आया हुआ, तो वो ऐसे भुगतता ही भुगतता। तो ये बात कुछ आपने बताई कि प्रेशर को हैंडल करने वाले कैसे होते हैं और प्रेशर को हैंडल कौन लोग नहीं कर पाते हैं। अंत में चैन सिंह जी, आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे, मैं ऐसी दो बातें आपसे जानना चाहूँगा, या दो ऐसे कौन से मैसेज हैं जो नए पुलिस अधिकारियों को आप अपने एज ए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। देखो अब पुलिस की नौकरी के बारे में मैं तो खैर मेरे अनुभव वगैरह का उस हिसाब से तो मैंने इस किताब में लिखा सारा कुछ, इसमें जो आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए उसके बारे में कहा है। मगर आप अपने आप को इतना साफ सुथरा रखो और बिल्कुल मेरिट से कोई भी काम करो। और मेरिट से जब काम करोगे तो आप जो ही है ना, कोई भी आपके ऊपर पैसे डालने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने तय कर लिया। मतलब आप किसी पॉलिटिशियंस के पीछे या उसके कहे अनुसार पॉलिटिशियन को कहो कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका दुष्परिणाम ये होगा और आपके फायदे का नहीं रहेगा।
आप इतनी उनसे नज़दीकी इतनी तो रखो, या नहीं तो कह दो, इसके बावजूद भी करे तो आप कह दो कि नहीं करूँगा। बिल्कुल, तो नियमों की जानकारी और बिल्कुल साफ सुथरा अंदाज आपके काम करने का। तो ये बुक की चर्चा आज हमने की, परित्राणाय साधु नाम मेरा पुलिस जीवन, जो श्री चैन सिंह जी राजपुरोहित ने आज लिखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। पॉडकास्ट तो हमने किया, लेकिन ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा काफ़ी घटनाएं आपने बताई, कुछ जो 35 साल का 35 साल का अनुभव रहा और बहुत सारी बातें छूट भी गई। बॉर्डर छूट गया है। जैसे मैं चर्चा करना चाहता कि बॉर्डर पे आपने पाकिस्तान की बॉर्डर तक आपकी पोस्टिंग रही और काफ़ी चीज़ें इसमें छूट भी गई, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। किसी और मंच पे और कभी किसी और समय उसकी चर्चा भी अपन कर लेंगे। तो ये परित्राणाय च साधु नाम, ये बुक आज हमने एक नए फ्लेवर के रूप में एक बुक की चर्चा आज द डिटॉक शो में की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आपका जो विशद अनुभव है पुलिस जीवन का और सामाजिक जीवन का वो हमसे शेयर किया। और एक पुलिस अधिकारी के साथ आप एक साहित्यकार भी हैं, ये जो ब्लेंडिंग है ये बहुत पसंद आई सब लोगों को। तो थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, ये था द डिटॉक शो, और आज जिसमें हमने आज एक बुक के ऊपर डिस्कशन किया जिसका नाम था परित्राणाय च साधु नाम। तो आगे भी ऐसे इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के साथ फिर हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।